Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम अपने क्लास 11 के चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 एंड 2 और कुछ मजीद चैप्टर्स भी आगे से कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहरहाल आज हम स्टार्ट करेंगे गैसेस के बारे में। गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका कंपैरिजन भी है और गैस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर पहला टॉपिक है। गैसेस की प्रॉपर्टी बताने से पहले हम मैटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैटर को आमतौर पर कहा जाता है कि वो ऐसी चीज है जो जगह घेरती है और वजन रखती है, which occupies some space and have some mass. And there are 4 types of matter. Basically छोटी क्लासेस में 3 जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एक और स्टेट यहाँ पर ऐड कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो पहली 3 जो आपको मालूम है दैट आर गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, और इसके साथ साथ प्लाज्मा भी। हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ते हुए प्लाज्मा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादातर जो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट रहेगा और डिटेल्स रहेंगी वो बाकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ही होंगी। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, दिस इज कॉल्ड अ गैस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में जो सबसे अहम प्रॉपर्टीज हैं या ज्यादातर डिस्कस होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम भी आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम के बारे में, यानी गैसेस का वॉल्यूम कैसा होता है। वॉल्यूम को अगर आप देखें, पहले तो आपको बताना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। तो इसकी छोटी सी और सादा सी तारीफ ये है कि कोई चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम होता है। आमतौर पर हम जमीन के ऊपर देखते हैं कि जमीन पर हम कितने आ रहे हैं, तो हम गौर से देखें तो हम जमीन पर बहुत ही कम एरिया घेर रहे हैं। एरिया मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेकिन अगर हम लंबाई चौड़ाई के अलावा, मतलब लंबाई और चौड़ाई के अलावा अगर हम खड़ाई या आप कह लीजिए तीसरी लेंथ, यानी आपके पास पहली लेंथ कौन सी है, विड्थ, फिर क्या है ब्रेथ, तीसरी क्या है लेंथ। तो अगर आप लेंथ, विड्थ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। यानी बड़ा आसान सा मामला इतना सा ही है कि आप जितनी जगह घेरते हैं स्पेस में वो आपका वॉल्यूम है। इसी तरह से जिक्र है कि गैसेस का वॉल्यूम कैसा है। तो आपने देखा होगा कि गैसेस आमतौर पर नजर नहीं आती हैं, यानी अगर आप एक कमरे की गैस को देखें या एयर को देखें तो आप कहेंगे वो तो नजर ही नहीं आ रही, बट वो है, जाहिर सी बात है, ये हम सब जानते हैं, बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड यू कैन ब्रीथ वेरी इजीली इन अ रूम even you think that it is empty, लेकिन फिर भी वहां पर एयर है। ये इसकी एक दलील छोटी सी मैंने आपको दे दी है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात या ऐसे कह लीजिए एस्टोनिशिंग फैक्ट ये है कि अगर आप एक पूरे कमरे की गैस को एक छोटे से ग्लास में भरना चाहें तो भी भर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, बल्कि गैसेस को आप जिस कंटेनर में डालते हैं, कमरे में डालेंगे तो वो कमरे का वॉल्यूम बन जाएगा, और अगर आप गिलास में डालेंगे तो वो गिलास का वॉल्यूम बन जाएगा। इसका मतलब है कि गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। तो ये क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ द गैस। नहीं, बल्कि ये कहना बेहतर है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो हमने सीखा कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, बल्कि गैस का वॉल्यूम वही है जहां पर वो मौजूद है, चाहे वो एक छोटी जगह हो चाहे वो एक बड़ी जगह हो। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच वी कॉल्ड अ शेप। जैसे अभी हमने ये बात की है क्या कि अगर हम गैसेस को डाल देते हैं एक कमरे में या हम उसी मिकदार की गैस को डाल देते हैं एक ग्लास में तो वो दोनों की शेप ले सकती है। तो गैस हर एक शेप ले सकती है, चाहे उसको आप एक रख दें मिसाल के तौर पर सिलेंडर में, या आप उसको रख दें एक रेक्टेंगुलर शेप में या ट्रायंगुलर शेप में, तो हर शेप में गैस आ सकती है। तो इसका मतलब है गैस की अपनी कोई शेप भी नहीं है, बल्कि उसकी तो वही शेप बन जाती है जहां वो होती है या जिस कंटेनर में वो होती है। तो गैस हैज नो डेफिनेट शेप एंड हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज लो डेंसिटी। यानी गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। भाई लो किसके कंपैरिजन में?
ये कंपैरिजन है सॉलिड और लिक्विड से, यानी सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत जो गैसेस की डेंसिटी है वो कम है। आप अगर डेंसिटी को समझ सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो ठीक है, आप उसको एक फार्मूला से समझ सकते हैं, D इज इक्वल टू m/v, यानी डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ द मास एंड द वॉल्यूम। तो इसी तरीके से आप अगर ये देखें, किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो सकती है, और इस तरह मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी व्हाइल द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। बहरहाल अगर ये बात आपको समझ में नहीं भी आई है तो आप छोटी सी बात दिमाग में रख लें कि एक चीज किसी दूसरी चीज की निस्बत ज्यादा भारी है तो वो ज्यादा डेंस है, और वो हल्की है तो वो लेस डेंस है। तो देखें, आपने कभी भी कोक या स्प्राइट या फिजी ड्रिंक्स कोई भी जब आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, बबल्स बाहर आने लग जाते हैं। असल में उनमें गैस ट्रैप्ड होती है, लेकिन जब आप ढक्कन खोल देते हैं और उनको बाहर आने का मौका मिलता है, या कह लीजिए वो अंदर हाई प्रेशर पर थी और जबकि बोतल के बाहर लो प्रेशर है, द गैसेस मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। बट ये गैसेस कैसे बबल बनकर बाहर आती हैं? क्योंकि लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस के निस्बत ज्यादा होती है, लिक्विड नीचे रह जाते हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो हल्की होती है, और हल्की चीज भारी के ऊपर आ जाती है, या वो तैरती है या वेपोराइज हो जाती है। तो बहरहाल ये एक सादा सा फैक्ट था कि गैसेस are low dense as compared to the liquids and solids। इसी तरह मैं थोड़ा सा अगर आपके साथ मजीद शेयर करता जाऊं, यहां पर 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। अगर गैसेस को लिक्विड्स और सॉलिड के साथ भी शेयर कर लिया जाए या कंपेयर कर लिया जाए तो आपके 2 से 3 टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। गैसेस का वॉल्यूम नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर आप लिक्विड को देखें तो लिक्विड का वॉल्यूम होता है, यानी अगर आपके पास एक कमरे की गैस किसी एक ग्लास में भरी जा सकती है, लेकिन आपके पास एक जग का पानी एक ग्लास में भरा नहीं जा सकता मुकम्मल तौर पर। इसका मतलब है कि लिक्विड्स का अपना वॉल्यूम होता है और गैसेस का नहीं होता, और सॉलिड का भी वॉल्यूम होता है। जैसे मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि ये आपके पास एक बीकर है, या आप इसको एक जग मान लें। इसको आपने एक ग्लास में उंडेलना है अगर ये जग कंप्लीटली भरा हुआ है। अब आप देखेंगे जब आप लिक्विड को इसमें डालेंगे तो ये गिलास भर जाएगा, और भरने के बाद यहां पर मजीद पानी रह जाएगा। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, एक वॉल्यूम है, एक जगह घेरने का निजाम है पानी के अंदर, जो सारा का सारा एक बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर यहां पर गैसेस होती तो गैस जितनी भी यहां भरी होती उसको आप कंप्रेस करते हुए इस ग्लास में भर सकते थे। तो ये था एक सिंपल सा फैक्ट कि गैसेस का वॉल्यूम नहीं होता लेकिन लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है। लेकिन शेप पर जब आए तो वो बड़ी जबरदस्त बात है। वो क्या, अगर सपोज कीजिए कि जैसे गैसेस की अपनी कोई शेप नहीं है, लेकिन अगर इस ग्लास के अंदर जो पानी है वो जग की शक्ल में ही है, लेकिन इस जग से जब पानी ग्लास में चला जाता है तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसका मतलब है लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती, यानी लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। इसी तरह सॉलिड का जिक्र करें तो सॉलिड का अपना वॉल्यूम भी होता है, वो एक खास जगह भी घेरता है और उसकी एक खास शेप भी होती है। जैसे मिसाल यूं ले लीजिए कि आपके पास इस ही जग के अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ है और उसकी शेप कुछ ऐसे है। अगर आप इसको उठाकर ग्लास में डाल भी दें तो क्या होगा, ये इसी शेप में ही रहेगा। अगर ये बड़ा है तो ग्लास में दाखिल भी नहीं होगा। मतलब इट हैज और सॉलिड हैज इट्स ओन शेप एंड इट डजंट चेंज। तो ये आपके पास एक और फैक्ट आ गया दैट सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। Liquids have definite volume but no definite shape. But solids have definite volume and definite shape. तो ये आपको यहां पर भी कंपैरिजन मिल गया। यहां तो मैंने कंपैरिजन कर ही दिया है ये लिखकर कि लो डेंसिटी एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसी तरह से लिक्विड्स और सॉलिड की डेंसिटी में जो सॉलिड की डेंसिटी है वो ज्यादा है और लिक्विड्स की कम है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में आप लोगों को थोड़ा अंदाजा होगा ही।
कुछ थोड़ा सा मैं दे देता हूं। डिफ्यूजन का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का मूव करना। ये डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होता है और वो भी इसी तरह से मूव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक रूम है और उसके किसी भी कॉर्नर पर आपने परफ्यूम स्प्रे कर दिया है, तो उस कॉर्नर पर उस परफ्यूम की मिकदार खासी ज्यादा है, जबकि दूसरे कॉर्नर पर उस परफ्यूम की इतनी मिकदार नहीं है। इट मीन्स दैट at the one corner gases are at a higher concentration while the rest of the room has lower concentration, and in this way the gases will move from higher concentration to the lower concentration and you will feel a fragrance in all around the room. It means that gases are moving, and this movement of the gases from higher concentration to the lower concentration is called diffusion. In the same way, अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कि देखें यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। ये आपके पास एक रूम कह लीजिए बेशक, या एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है। आपने यहां पर फ्रेग्रेंस ली, तो कुछ देर के बाद आपने देखा कि यहां से ये फ्रेग्रेंस कम हो गई और इस तरह पूरे रूम में फैल गई कि हर जगह पर आप ये एक जैसी कंसंट्रेशन रखती है। लेकिन जब डिफ्यूजन का जिक्र करेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा? अब इन गैस के मॉलिक्यूल्स को वापस अपनी जगह पर लेकर आते हैं। यही वही गैस के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इस दफा आपने करना कुछ ये है कि दरमियान में एक पार्टीशन रख देनी है। इस पार्टीशन के अंदर एक बिल्कुल माइन्यूट सा छोटा सा सुराख है। गैस के मॉलिक्यूल्स की आदत है कि वो मूव करते हैं और मूव करते हुए कोलाइड भी करते हैं। तो सपोज कर लीजिए जब गैस के मॉलिक्यूल यहां पर कोलाइड करेंगे तो टकराकर वापस आ जाएंगे, लेकिन जब यही टकराव इस गैस के कंटेनर में जो पार्टीशन है उस सुराख के सामने आकर टकराने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि सामने कुछ भी नहीं है इसलिए गैस का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और इस तरीके से इसके पीछे और मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। यानी हम ये देख रहे हैं कि ये भी एक तरह का डिफ्यूजन टाइप है, लेकिन एक तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत कम मिकदार में जा रहे हैं, दूसरा एक छोटे होल से जा रहे हैं, तीसरा चूंकि गैसेस यहां ज्यादा हैं तो हायर प्रेशर एरिया है और यहां पर गैस के मॉलिक्यूल ना होने के बराबर हैं, इसलिए यहां पर वैक्यूम कह लीजिए लो प्रेशर एरिया है। इट मींस दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू द लोअर प्रेशर एरिया थ्रू अ माइन्यूट और अ लिटिल होल, एंड आप ये भी कह सकते हैं दे आर मूविंग वन बाय वन, सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के टॉपिक हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में भी हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहां पर कुछ थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर दिया है कि देयर इज अ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन और दोनों ही गैसेस की मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट गैसेस में पाई जाती हैं और बहुत ही रैपिड होती हैं, लेकिन इसकी निस्बत अगर हम कंपेयर करें लिक्विड्स और सॉलिड के साथ, तो लिक्विड्स में आपने देखा है कि अगर एक ड्रॉप इंक आप डाल देते हैं किसके अंदर, एक ग्लास पानी के अंदर, तो वो जहां पर गिरती है वहां पर बहुत ज्यादा इंक आपको नजर आती है, लेकिन कुछ देर के बाद वहां से मूवमेंट शुरू होती है और आखिरकार पूरी ग्लास का कलर एक जैसा हो जाता है। इट मीन्स दैट डिफ्यूजन इज ऑल्सो इन द लिक्विड स्टेट, बट इन द सॉलिड डजंट डिफ्यूज। लेकिन कुछ सॉलिड अगर हम एक तरह बात करें वो ऐसे होते हैं विच चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, इसकी मिसाल अमोनियम क्लोराइड है। तो ऐसे सॉलिड्स हम ये नहीं कहेंगे, देखिए सॉलिड से सॉलिड स्टेट में मूव नहीं करते, वो सॉलिड से वेपर स्टेट में मूव करते हैं। तो सॉलिड की अपनी मूवमेंट ना होने के बराबर यह नहीं है, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगी, वो वहीं पड़े रहेंगे। अगर एक पत्थर है तो हजारों साल तक पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन गैसेस मूव करती रहेंगी और लिक्विड्स भी। तो ये प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नंबर 5 कंप्रेशन। अब कंप्रेशन से क्या मुराद है? कंप्रेशन से मुराद ये है कि आप किसी भी शय को, जो कि यहाँ पर हम गैसेस ही ले रहे हैं, वो दबाई जा सकती हैं, वो भेजी जा सकती हैं। वो बड़े हिस्से में यानी रूम में मौजूद थी तो उन्हें दबा कर भींच कर यानी अच्छे तरीके से उनको एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को या आप कह लीजिए जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनको करीब लाकर एक छोटे ग्लास में डाला जा सकता है। दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान
क्या होता है, काफी सारा डिस्टेंस होता है। कहा जाता है कि एक मॉलिक्यूल अगर यहां पर है तो दूसरा मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल के डायामीटर के 300 टाइम्स दूर होगा, मतलब काफी दूर होगा। यही वजह है कि एक छोटा सा पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल हमें नजर नहीं आता, लेकिन चूंकि वो बहुत दूर दूर होता है तो हमें कमरे में सारा डिस्टेंस ही नजर आता है, पार्टिकल्स ना होने के बराबर नजर आते हैं। मतलब पार्टिकल अगर कलर्ड हैं तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर कलरलेस हैं तो क्या होगा, तो हमें लगेगा सब कुछ खाली है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा वाकई खाली है। मॉलिक्यूल या गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ही कम है। चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये स्पेस बहुत ज्यादा है तो आप गैसेस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर सकते हैं और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इन दिस वे गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, बट in the liquid state the molecules or particles are not so far, एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होते, इसलिए लिक्विड का जो कंप्रेशन है वो बहुत ही थोड़ा होता है और सॉलिड का ना होने के बराबर, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स इंतहाई करीब होते हैं, दे कैन ओनली वाइब्रेट। तो यहां पर आपने एक बात सीखी कि जो कंप्रेशन है वो गैसेस में ज्यादा है, लिक्विड्स में बहुत ही कम है, सॉलिड में है नहीं। तो ये आपके पास हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से मुराद आप ये लेंगे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड भी किया जा सकता है, मतलब जितनी जगह में वो हैं उससे ज्यादा भी फैलाया जा सकता है। इसके तरीकाकार ये है कि अगर आप गैसेस को हीट कर दें, हीट करने से गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मूवमेंट, तो गैस के मॉलिक्यूल और तेज तेज दूर दूर भागने लग जाएंगे, और इस तरह क्या होगा, जो वॉल्यूम वो ले रहे थे उससे ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गैस के मॉलिक्यूल अगर एक सिलेंडर में बंद है और सिलेंडर में एक मूवेबल पिस्टन लगा है, तो हीट होने पर क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल फैलेंगे और पिस्टन मूव करेगा। इसकी एक आम मिसाल अपने आप करीब करीब अपने बाइक या मोटर बाइक या गाड़ी की हवा से भी ले सकते हैं, जो उनके टायर में मौजूद होती है। आपने देखा होगा कि जब धूप का वक्त होता है और शदीद गर्मी होती है तो टायर काफी हद तक फूले हुए लगते हैं, यानी आपको यह महसूस करना चाहिए कि अंदर की गैस एक्सपेंड कर गई है। और जब यही शाम का वक्त हो जाता है या ठंड का वक्त होता है तो वही हवा होती है और वही टायर होता है, लेकिन इसके बदले में आपको टायर थोड़ा सा कम फूला हुआ महसूस होता है, या आप कह सकते हैं कि वो फ्लेक्सिड हो गया है। तो इसकी वजह क्या है, टेम्परेचर। बिकॉज टेम्परेचर गैस की एक्सपेंशन और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह बन जाता है। इस तरह आप कह सकते हैं गैसेस कैन एक्सपैंड। ये भी हो सकता है कि अगर आप गैसेस को हीट नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको छोटे गिलास से उठाकर एक बड़े कमरे में डाल देते हैं, मतलब अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ा देते हैं गैसेस को आसानी से मूव होने के लिए, या छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में डाल देते हैं, तो क्या होगा, गैसेस फिर भी ज्यादा वॉल्यूम लेना शुरू कर देंगी। तो ये आपके पास हुई नंबर 6 प्रॉपर्टी। अब चलते हैं 7 प्रॉपर्टी पर, सडन एक्सपेंशन। ये भी इसी तरह से मिलती जुलती यानी नंबर 6 पॉइंट के साथ रिलेटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट किस्म का इंपैक्ट आता है जिसको हम कहते हैं जाउल थॉमसन इफेक्ट। ये क्या कहता है, कभी आपने अपने घर में मौजूद या अपने इर्द गिर्द ऐसा महसूस किया हो कि एक सिलेंडर हो जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई हो या सीएनजी गैस भरी हुई है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो अब क्या करना है, आपने उस सिलेंडर के ऊपर जहां से गैस निकलती है, अगर आप उसको निकलने का मौका दें और हाथ भी रख लें, मतलब दबा के उसको आप निकलने देना, ये नहीं कि देना ही नहीं है, निकलने देना है, लेकिन करीब 3 रखना है, तो आप ये फौरन महसूस करेंगे कि आपके हाथ में ठंडक होने लगी है। यानी अगर एक गैस है और वो इंतहाई कंप्रेस्ड फॉर्म में किसी एक सिलेंडर में बंद है और आप उसको सडनली एक्सपेंड होने का मौका देते हैं, तो क्या होता है, ठंड प्रोड्यूस होती है, या कह लीजिए कूलिंग प्रोड्यूस होती है। सडन एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जाउल थॉमसन इफेक्ट। इस इफेक्ट के बारे में हमारे पास आगे एक एक्सपेरिमेंट भी है कि ये क्यों पैदा होता है, तो वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां आपने सीखा कि ऑन सडन एक्सपेंशन गैसेस प्रोड्यूसेस कूलिंग, बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड you will not observe such phenomena। अब हम चलते हैं अपने अगली प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज नंबर 8, दैट इज रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या है, रैंडम मोशन से मुराद है कि बेतरतीब हरकत, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, जहां भी गैसेस के मॉलिक्यूल जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। लेकिन इस रैंडम मोशन से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस होती है, वो क्या, जब ये मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर भी सिखाया था, तो मूव करते करते ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में तो कोलाइड करते हैं, लेकिन ये उस कंटेनर में जहां ये होते हैं कि दीवारों से भी टकराते हैं। अब टकराने पर क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक कंटेनर है और गैस के मॉलिक्यूल
जाकर उससे टकराते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा। इस टकराने से आप ये बोल सकते हैं कि असल में ये टकराना कुछ इस तरह से हुआ है कि मॉलिक्यूल स्ट्राइक विद अ फोर्स, but if we consider a certain area or a unit area, then this ratio becomes the pressure of the gas। यानी गैस का प्रेशर वो होता है जो उस गैस की कोलिजन या मॉलिक्यूल्स की कोलिजन किसी खास फोर्स और खास इलाके पे लगे, यानी खास इलाके पे खास मिकदार लगे फोर्स की, तो हम उसे बोलते हैं प्रेशर। या बिल्कुल आसान बोल लीजिए, यानी इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और ये फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? कोलिजन की वजह से जनरेट हो रही है। कौन? गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये था आपके पास रैंडम मोशन के बारे में जिक्र। रैंडम मोशन अगर मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड्स में पड़ी जाए तो वहां पर हमें इतना कोई खास देखने को नहीं मिलता, बिकॉज देयर इज नो सच अ काइंड ऑफ स्पेस एज इन द गैस मॉलिक्यूल्स इन द वाटर। सो वाटर डोंट शो सच अ रैंडम मोशन एज द गैस shows, but there is a random motion in a liquid. Now, if we consider the solid molecules or solid particles doesn't move, they can only vibrate. So there is a no random motion. Now, next point is number 9, which is intermolecular force. अब intermolecular force के बारे में जिक्र यही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली कशिश की कुव्वत जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर रख सकती है। लेकिन हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, तो क्या होगा? तो इतनी दूरी से अट्रैक्शन करना मुश्किल हो जाएगी और इस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स, यानी एक ही गैस है सिलेंडर में लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। और इस तरह वीक अगर फोर्सेस, अगर मॉलिक्यूल करीब आते हैं और कुछ वक्त के लिए करीब रहते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होगी, बट इट विल बी सो वीक। सो यू कैन से दैट वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट between the gas molecules, but this intermolecular force strengthens or stronger in the liquid molecules, but in the solid it's the most strongest। वहां पर हम ज्यादातर molecular force नहीं पढ़ते हैं। solids अगर किसी मिसाल के तौर पर प्योर सब्सटेंस मेटल के हों तो हम उसे इंटर एटॉमिक फोर्स पढ़ते हैं, और इसी तरह से अगर वो आयनिक कंपाउंड्स हों तो हम वहां पर आयनिक फोर्स पढ़ते हैं। और कभी कभी जैसे कि मैंने कार्बन का जिक्र किया था, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें भी ये फोर्स हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट में मौजूद जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, बट कार्बन एज अ डायमंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा दूसरे जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स हैं जैसे कि डिफरेंट गैसेस लाइक अमोनिया, वाटर वेपर्स, तो वो क्या है? उनमें वीक फोर्सेस पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर मिला जुला रुझान है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तभी आप पढ़ पाएंगे जब आप मॉलिक्यूल्स का जिक्र कर रहे होंगे, और मॉलिक्यूल अगर बहुत ही दूर हैं तो इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।